नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर अब आप देखने जा रहे हैं न्यूज टॉप 9, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें एक साथ एक जगह। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी सांसद के बेटे पर क्यों की फायरिंग में घायल सांसद कौशल किशोर के बेटे की हालत अब कैसी है? कौशल किशोर ने बेटे पर फायरिंग की शिकायत पुलिस से करने से इनकार क्यों कर दिया? इसके अलावा रेप के बाद कहां पीड़ित को आंगन में दफनाया गया और आज कहां होगी किसानों की महापंचायत? देश की बड़ी खबरें सबसे पहले टॉप 9 राष्ट्र। आज तड़के यूपी के लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को बदमाशों ने गोली मार दी। 30 साल के आयुष को मंडियाव थाना क्षेत्र के 6ठा मील चौराहे के पास गोली मारी गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सांसद के बेटे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में एक लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मामले के आरोपी ने हत्या कर शव को अपने घर के आंगन में दफन कर दिया। पुलिस ने लड़की के शव को आरोपी के घर से बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वारदात सामने आने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद के दौरान 1975 में अपनी दादी इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल के फैसले को गलत करा दिया है। उन्होंने कहा कि तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। There's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधायक दल के नेता परेश धनानी ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। अमित चावड़ा ने पार्टी की हार का ठीकरा ईवीएम पर भी फोड़ा है। गुजरात निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया। कई जिलों में जीत के बाद प्रत्याशियों ने जीत का जुलूस निकाला। कहीं घोड़े तो कहीं कंधे पर बिठाकर भी लोगों को खुशी मनाते देखा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। गुजरात नगर निगम चुनाव में अहमदाबाद की 7 सीटें जीतने के बाद अब निकाय चुनाव में भी AIMIM का खाता खुल गया है। पार्टी मोदासा नगर पालिका में 12 से 9 सीटों पर कब्जा कर प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। AIMIM ने गोधरा में 8 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की है। राजस्थान के नागौर में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान आज महापंचायत करेंगे। महापंचायत में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल होंगे। महापंचायत में 1 लाख किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सीकर में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की नई मंडी दिल्ली में बनी संसद होगी। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के बाहर अभिनेता अजय देवगन की कार को रोकने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि शख्स ने अजय की कार के सामने हंगामा किया और कहा कि दिल्ली में किसान इतने दिनों से आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप उनके समर्थन में कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे? टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी की वजह से ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथा और आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेलने का फैसला किया था। सूत्रों के मुताबिक एक स्पोर्ट्स एंकर से उनकी शादी होने वाली है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि शादी कब और कहां होगी। और बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज टीएमसी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। और जितेंद्र तिवारी ने क्यों थामा बीजेपी का दामन? चुनावी राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। इसे लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक होगी। बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक आज होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस आज शाम करीब 4 बजे अपने पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। पहली लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस कल अपने पहले चरण के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में तिवारी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तिवारी ने कहा कि मैं राज्य में विकास के काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ हूं। टीएमसी में पार्टी के लिए काम करना अब संभव नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल कांग्रेस के चीफ अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया है। घोष ने कहा कि अधीर रंजन सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनका बार बार अपमान करना अच्छा नहीं है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन और अधीर रंजन को लेकर किए गए अपने ट्वीट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा वो मेरी चिंताओं की अभिव्यक्ति है। मैं कांग्रेस की लोकतांत्रिक, समावेशी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं की।
ममता बनर्जी सरकार के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हुए हमले की जांच गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। हमले में मंत्री समेत करीब 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फिलहाल मामले की जांच राज्य सरकार की सीआईडी कर रही है। मुर्शिदाबाद जिले के नीमतीता स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाकिर हुसैन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई थी। पश्चिम बंगाल के मालदा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल में अराजकता का माहौल है। योगी ने कहा कि आज बंगाल में सत्ता प्रायोजित आतंकवाद है, जय श्री राम बोलने वालों पर हमले किए जाते हैं और गो तस्करी से हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ होता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। डॉक्टर महेश जोशी और नसीम खान को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा जितिन प्रसाद, अधीर रंजन चौधरी, अब्दुल मन्नान सहित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव भी इसके सदस्य होंगे। कोरोना वैक्सीन कार्ड में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को लेकर विवाद हो गया है। वैक्सीनेशन के बाद जो प्रमाण पत्र लोगों को दिया जा रहा है, उस पर पीएम की फोटो लगी है। टीएमसी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और इसे नियमों के खिलाफ बताते हुए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करने की बात कही है। और आज दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव में कौन मारने जा रहा है बाजी? हरियाणा सरकार की नई आरक्षण नीति से किसको मिलेगा फायदा? 7 हत्याओं की आरोपी शबनम को किस जेल में किया गया शिफ्ट? हाथरस का गुनहगार कब पकड़ा जाएगा? कहां जंगलों में धधक रही है 10 दिनों से आग? राज्यों से जुड़ी तमाम अहम खबरें अब देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। आज दिल्ली एमसीडी के 5 वार्डों के उपचुनाव के नतीजे आएंगे। 5 वार्डों में हुए इन उपचुनावों को अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एमसीडी की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 3 सीट पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है और 2 सीटें उत्तरी दिल्ली नगर निगम की। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण मिलेगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक को मंजूर कर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। विधेयक के मुताबिक ये कोटा शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगा। यूपी के हाथरस में बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता की हत्या मामले में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित की बेटी ने बताया कि पहले भी गौरव के परिवार वालों ने उन्हें कई बार धमकियां दी। पुलिस ने बताया कि श्रावस्ती में रहने वाला आरोपी और उसके परिवार वाले घर छोड़कर फरार हैं। अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या की आरोपी शबनम को बरेली जेल की अस्थायी बैरक में 21 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। अब तक शबनम रामपुर जिला जेल में कैद थी, जहां कुछ समय पहले उनकी एक दूसरी महिला बंदी के साथ हंसते हुए फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद दोनों को बरेली जेल शिफ्ट किया गया। पंजाब की जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश वापस भेजने की यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पंजाब सरकार गैंगस्टर का बचाव कर रही है। राजस्थान के दौसा में मंगलवार को एक स्कूल बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी बच्चे की जान नहीं गई, लेकिन हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। इनमें 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी में अवैध रूप से बालू की खनन के विरोध में डिहरी के रहने वाले शिव गांधी अकेले ही तिरंगा झंडा लेकर धरने पर बैठ गए। दरअसल डिहरी से निकलने वाली सोन नदी में कटाई से आए दिन हादसे होते रहते हैं और अवैध कटाई से पानी का जलस्तर भी लगातार कम हो रहा है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी मैसेज के जरिए एक लिंक भेजकर लोगों की पर्सनल डिटेल्स कॉपी कर उनके अकाउंट पर हाथ साफ कर देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 9 आईफोन, 2 OnePlus मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ओडिशा के मयूरभंज के सिमलीपाल नेशनल पार्क में बीते करीब 10 दिनों से भीषण आग धधक रही है। इस आग ने 8 पार्कों को अपनी चपेट में ले लिया है। जंगल में लगी आग को लेकर मयूरभंज रॉयल फैमिली की राजकुमारी अक्षिता भंजदेव ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अक्षिता के ट्वीट के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आई है। सीज फायर समझौता करने के बाद भी पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ रच रहा है बड़ी साजिश? पाकिस्तान ने अचानक बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट को मजबूत करने की तैयारी क्यों की? इमरान खान ने किस काम के लिए इमरजेंसी फंड जारी किया? इमरान की पार्टी के नेता आपस में ही क्यों भिड़े? और चीन के आसमान में हजारों ड्रोन क्यों उड़े? पाकिस्तान और चीन की चालबाजियों से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 चीन पाक साजिश में। बॉर्डर पर सीज फायर समझौते के बाद खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों का बड़ा खुलासा किया है। इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक पाकिस्तान दोनों देशों के डीजीएमओ के बातचीत की आड़ में फॉरवर्ड पोस्ट पर अपने हथियारों और साजो सामान के जखीरे को बढ़ाने में लगा है। भारत के साथ सीज फायर समझौता करने के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना दोहरा चेहरा दिखाया है। पीएम इमरान खान ने एलओसी पर 763 बंकर बनाने के लिए इमरजेंसी फंडिंग जारी की है। 763 बंकरों में से 512 बंकर जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर यह बंकर भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए बना रहा है।
खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान ने फॉरवर्ड कैंट में मौजूद पुराने टैंक, तोप, हेवी मशीन गन को 21 मार्च तक दुरुस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए एक्सपर्ट टीम को लगाया गया है जो तीनों कैंट, खारियां, मुल्तान, मुरे में अपने काम को जोरों पर कर रहे हैं। पाकिस्तान TAT टैंक को नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से स्नाइपर राइफल, रूस से फाइटर ड्रोन और चीन से एयरफोर्स के लिए रडार सिस्टम खरीद रहा है। इस वक्त पाकिस्तान विदेशी हथियारों को जुटाने में लगा है। पाकिस्तान में आज संसद के उच्च सदन सीनेट के 52 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले कल मंगलवार को सिंध असेंबली में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता अपनी पार्टी के उन 3 नेताओं से भिड़ गए जो कुछ दिन से लापता थे। तीनों नेताओं पर सीनेट चुनाव में क्रॉस वोटिंग का शक है। हाथापाई के दौरान असेंबली जंग का मैदान बन गया। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे आतंकी संगठन लश्कर ए मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम करने वाला फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद है देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देते हुए जम्मू में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना। बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों को जल्द ही अत्याधुनिक नई लाइट मशीन गन्स मिलने वाली हैं। भारत को इजराइल से 10,000 NG7 लाइट मशीन गन इस साल अक्टूबर तक मिलने की संभावना है। पिछले साल भारत ने 16,000 से ज्यादा मशीन गनों की खरीद के लिए 880 करोड़ रुपए का समझौता किया था। चीन के आसमान में एक साथ हजारों ड्रोन्स नजर आए। शेनजिन प्रांत में हजारों ड्रोन्स एक कतार में उड़ते दिखे। इन ड्रोन्स में कलरफुल LED लाइट लगी हुई थी। हाल के दिनों में चीन ने ड्रोन बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए नई तकनीकी वाले ड्रोन के उत्पादन को बढ़ाया है। श्रीलंका के कोलंबो में आज से भारत का तेजस फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएगा। कोलंबो में आज से 5 मार्च तक चलने वाले एयर शो में भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट हिस्सा लेगा। कोलंबो में ये एयर शो श्रीलंका की एयरफोर्स की 70वीं एनिवर्सरी के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। और कहां लागू किया गया रात में कर्फ्यू? किसने कहा शादी समारोहों ने बढ़ाए कोरोना के मामले? कहां महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट? कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 शुभ टीकाकरण में। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन लगाने का काम भी जोर शोर से जारी है। मुंबई में BMC ने ट्वीट कर लोगों से आगे बढ़कर कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। BMC के सेंटर के अलावा मुंबई में 29 निजी अस्पतालों में भी वैक्सीन लगाने का इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र में मंगलवार को करीब 8,000 कोरोना के नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते मंगलवार रात से अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लातूर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच कर्फ्यू लागू रहेगा। नगर निगम और 4 नगर पालिका परिषदों जैसे उदगीर, औसा, निलंगा और अहमदपुर में कर्फ्यू लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र, केरल समेत देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने कहा है कि शादी समारोहों में बढ़ती भीड़ से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं वहां भी कोरोना के नए केस में इजाफा हुआ है। केरल ने केंद्र से कोरोना वैक्सीन की ज्यादा खुराक की मांग की है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हमारे पास केरल में 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोग 50 लाख से ज्यादा हैं। इसलिए हमने केंद्र सरकार से और टीके उपलब्ध कराने की गुजारिश की है। मंगलवार को केरल में कोरोना के करीब 3,000 मामले सामने आए हैं। हरियाणा के करनाल के एक स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के 57 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद स्कूल और हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। करनाल में कल 78 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। आम लोगों के लिए दूसरे फेज में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के दूसरे दिन कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी। उधर पटना में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के एम्स में वैक्सीन लगवाई। उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज के लिए 250 रुपए अस्पताल को डोनेट किए। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के दूसरे दिन कल मंगलवार को दिल्ली में 21,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें से 60 साल से ऊपर के 10,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। निजी अस्पतालों में 16,700 और सरकारी अस्पतालों में 7,690 लोगों ने टीका लगवाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ग्यातो मोनेस्ट्री में कोरोना विस्फोट होने के बाद 1 मार्च से 60 साल से ऊपर वाले लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। लेकिन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और उनके सहयोगियों को वैक्सीन नहीं लगी है। वैक्सीन के लिए तिब्बत की निर्वासित सरकार ने जिला स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी है। CST, दादर और लोकमान्य तिलक के साथ ठाणे, कल्याण, पनवेल और भिवंडी स्टेशन पर 10 रुपए के बजाय प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का कर दिया गया है। ये दर 15 जून तक लागू रहेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।